नमस्कार। आज हम इंडियन टोर्ट लॉ का बेसिक मीनिंग और टोर्ट लॉ की जनरल डिफेंसेस को सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। इंडिया में लॉ ऑफ टॉर्ट्स का कोई एक कंप्लीट कॉडिफाइड एक्ट नहीं है। इसका मेजर पार्ट कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स, जुडिशियल डिसीजंस और डिफरेंट स्टैट्यूट्स के थ्रू डेवलप हुआ है। टोर्ट को सिंपल वर्ड्स में सिविल रॉन्ग कह सकते हैं। जब किसी पर्सन के लीगल राइट का रॉन्गफुल वायोलेशन होता है और लॉ सिविल रेमेडी प्रोवाइड करता है तो टोर्शियस लायबिलिटी अराइज हो सकती है। अ टोर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, generally independent of a contractual obligation, for which the law may provide a civil remedy such as damages, injunction, or another appropriate relief. Simple formula याद रखिए। Legal duty, us duty का breach, और us breach से legally recognized injury या damage। इन elements के basis पर tort liability examine की जा सकती है। Example: अगर एक ड्राइवर केयरलेस ड्राइविंग करता है और पेडेस्ट्रियन को इंजरी हो जाती है तो नेग्लिजेंस के बेसिस पर टोर्ट क्लेम अराइज हो सकता है। टोर्ट और क्राइम सेम चीज नहीं है। टोर्ट मेनली प्राइवेट सिविल इंजरी को एड्रेस करता है, जबकि क्राइम पब्लिक रॉन्ग होता है जिसके लिए स्टेट प्रोसिक्यूशन कर सकती है। एक हाई इंसिडेंट कभी कभी टोर्ट और क्राइम दोनों क्रिएट कर सकता है। A tort is primarily a civil wrong against an individual or legal interest. A crime is an offense against the state or society and may result in criminal prosecution. Example: if A assaults B, the act may create criminal liability and may also give B a civil claim for damages. Tort और contract में भी difference है। Contractual duty parties के agreement से arise होती है, लेकिन tortious duty generally law impose करता है। A contractual duty arises from an agreement between parties. A tortious duty is generally imposed by law independently of a contract. Example: a shop agrees to deliver a computer to B and fails to deliver it. This may be a contractual breach. But if A negligently drives into B and causes injury, liability may arise in tort even though A and B never made any contract. अब जनरल डिफेंसेस समझते हैं। जब प्लेंटिफ टॉर्ट के बेसिक एलिमेंट्स प्रूव कर देता है, डिफेंडेंट कुछ रिकॉग्नाइज्ड लीगल डिफेंसेस रेज कर सकता है। डिफेंस सक्सेसफुल होने पर लायबिलिटी कंप्लीटली अवॉइड या सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग रिड्यूस हो सकती है। General defenses are legal grounds by which a defendant may avoid or limit tortious liability even where the plaintiff establishes the basic elements of a tort. The classic general defenses commonly studied are: 1. Voluntary non-fit injuria or consent to. Plaintiff's own wrongdoing 3. Inevitable accident 4. Act of God 5. प्राइवेट डिफेंस 6. मिस्टेक 7. नेसेसिटी 8. स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। इस लैटिन मैक्सिम का सिंपल मीनिंग है जिस पर्सन ने रिस्क को फ्रीली एक्सेप्ट किया हो वो ऑर्डिनरली अस एक्सेप्टेड रिस्क के लिए कंप्लेंट नहीं कर सकता। The maxim voluntary non-fit injuria means that a person who knowingly and freely consents to a particular risk may be unable to claim for harm arising from that accepted risk. For this defense, mere knowledge of danger is not always enough. The consent should be free and should relate to the relevant risk. Example: a spectator properly conducted motor race देखने जाता है। वो रेसिंग के ऑर्डिनरी इनहेरेंट रिस्क्स को एक्सेप्ट करता है, लेकिन ऑर्गेनाइजर की कंप्लीटली सेपरेट नेग्लिजेंस को स्पेक्टेटर ऑटोमैटिकली एक्सेप्ट नहीं करता। हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब इस प्रिंसिपल का क्लासिक एग्जाम्पल है। कोर्ट ने ऑर्डिनरी इनहेरेंट स्पोर्टिंग रिस्क के कॉन्टेक्स्ट में कंसेंट को कंसिडर किया था। इंपॉर्टेंट लिमिटेशन:
रेस्क्यू सिचुएशंस या एम्प्लॉयमेंट प्रेशर जैसे केसेस में सिर्फ डेंजर का नॉलेज होना वॉलंटरी कंसेंट प्रूव नहीं करता। सेकंड डिफेंस को प्लेंटिफ द रॉन्गडूअर या एक्सतुर्पी कॉजा प्रिंसिपल के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कॉशन है, प्लेंटिफ का कोई भी रॉन्ग डूइंग ऑटोमेटिकली उसका क्लेम डिस्ट्रॉय नहीं करता। रॉन्ग डूइंग और क्लेम के बीच सफिशिएंट लीगल कनेक्शन होना चाहिए। A plaintiff may face difficulty where the claim is founded upon or inseparably connected with the plaintiff's own unlawful conduct. However, merely proving that the plaintiff was doing something wrong does not automatically defeat every tort claim. Example: अगर दो persons jointly illegal activity कर रहे हैं और एक person अपना compensation claim prove करने के लिए directly as illegal arrangement पर depend करता है, कोर्ट इलीगैलिटी प्रिंसिपल कंसिडर कर सकती है। लेकिन अगर ट्रेसपासर को अननेसेसरी या एक्सेसिव फोर्स से सीरियसली इंजर किया जाए, डिफेंडेंट सिर्फ ये कहकर ऑटोमेटिकली एस्केप नहीं कर सकता कि प्लेंटिफ ट्रेसपासर था। थर्ड डिफेंस है इनेविटेबल एक्सीडेंट। ये ऐसा एक्सीडेंट है जो रीजनेबल केयर और कॉशन के बावजूद अवॉइड नहीं किया जा सकता था। An inevitable accident is an occurrence that could not have been prevented even by the exercise of reasonable care and caution in the circumstances. Example: A और B शूटिंग पार्टी में है। A carefully फायर करता है, लेकिन बुलेट अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट से डिफ्लेक्ट होकर B को इंजर कर देती है। अगर नेग्लिजेंट नहीं था और एक्सीडेंट रीजनेबली अनअवॉइडेबल था, इनेविटेबल एक्सीडेंट की डिफेंस अराइज हो सकती है। स्टैनले वर्सेस पॉवेल इस इनेविटेबल एक्सीडेंट का वेल नोन इलस्ट्रेशन है। फोर्थ डिफेंस है एक्ट ऑफ गॉड, जिसे विस मेजर भी कहा जाता है। ये इनेविटेबल एक्सीडेंट से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ कॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचुरल फोर्सेस होती है। An act of God refers to harm caused exclusively by extraordinary natural forces which could not reasonably have been anticipated or prevented by human care and foresight. Example: एक properly maintained boundary unprecedented और extraordinary flood की वजह से break हो जाती है और neighboring property damage होती है। अगर event truly extraordinary natural event था और negligence नहीं थी, एक्ट ऑफ गॉड डिफेंस कंसिडर की जा सकती है। नीचोल्स वर्सेस मार्सलैंड एक्ट ऑफ गॉड का क्लासिक केस है, जहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेनफॉल के कॉन्सिक्वेंसेस कंसिडर किए गए थे। डिफरेंस याद रखिए, हर एक्ट ऑफ गॉड इनेविटेबल एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन हर इनेविटेबल एक्सीडेंट एक्ट ऑफ गॉड नहीं होता, क्योंकि इनेविटेबल एक्सीडेंट ह्यूमन एक्टिविटी से भी अराइज हो सकता है। फिफ्थ डिफेंस है प्राइवेट डिफेंस। पर्सन अपनी बॉडी या प्रॉपर्टी को अनलॉफुल इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए रीजनेबल फोर्स यूज कर सकता है, लेकिन फोर्स प्रोपोर्शनेट और नेसेसरी होनी चाहिए। अ पर्सन may use reasonable and proportionate force to protect himself, another person, or property against an unlawful threat. The force used must not be excessive in relation to the danger. Example: अगर ए बी को पंच करने के लिए अटैक करता है, बी रीजनेबल फोर्स से अटैक को स्टॉप कर सकता है, लेकिन डेंजर खत्म होने के बाद रिवेंज के लिए एक्सेसिव वायलेंस प्राइवेट डिफेंस नहीं होगी। प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रैप या डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स जनरली जस्टिफाई नहीं होती। सिक्स्थ टॉपिक मिस्टेक है। टोर्ट लॉ में ऑनेस्ट मिस्टेक जनरली ऑटोमेटिक डिफेंस नहीं होती। ये पर्टिकुलर टोर्ट की नेचर पर डिपेंड करता है। मिस्टेक, whether of fact or law, is generally not a universal defense in tort. Its effect depends on the particular tort and its required elements. Example: A honestly but wrongly believes कि B का बैग उसका ओन बैग है और बैग को ले जाता है। सिर्फ ऑनेस्ट मिस्टेक हर सिचुएशन में सिविल लायबिलिटी को ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं करती। इस डिफेंस को एग्जाम में केयरफुली लिखना चाहिए।
मिस्टेक को कंप्लीट जनरल एक्सक्यूज के रूप में ट्रीट मैट कीजिए। पहले कंसर्न टॉट के इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिए। 7th डिफेंस है नेसेसिटी। कभी ग्रेटर हार्म प्रिवेंट करने के लिए किसी पर्सन को ऐसा एक्ट करना पड़ता है जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में टोर्शियस हो सकता था। Necessity may justify an act done reasonably to prevent a greater and imminent harm, even though the same act might otherwise amount to a tort. Example: एक ही प्रॉपर्टी के पास डेंजरस फायर रैपिडली स्प्रेड हो रही है। फायर को स्टॉप करने के लिए भी इमरजेंसी में एक ही बाउंड्री एंटर करता है और बर्निंग मटेरियल रिमूव करता है। जेन्युइन इमरजेंसी और रीजनेबल एक्शन हो तो नेसेसिटी रेलेवेंट डिफेंस हो सकती है। नेसेसिटी और प्राइवेट डिफेंस में डिफरेंस है। प्राइवेट डिफेंस यूजुअली रॉन्गफुल ह्यूमन थ्रेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होती है, जबकि नेसेसिटी ब्रॉडर इमरजेंसी को डील कर सकती है। 8th डिफेंस है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। जब लेजिस्लेचर किसी एक्टिविटी को एक्सप्रेसली या नेसेसरीली ऑथराइज करता है, अस ऑथराइज्ड एक्टिविटी के इनेविटेबल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए टोट लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, प्रोवाइडेड एक्टिविटी प्रॉपर केयर के साथ परफॉर्म की गई हो। Where an activity is authorized by statute, harm that is an inevitable consequence of carrying out that authorized activity may, in appropriate cases, be protected by statutory authority. The defense does not normally protect avoidable negligence merely because the defendant has statutory powers. Example: रेलवे को स्टैट्यूट के थ्रू ट्रेन्स ऑपरेट करने की अथॉरिटी है। अगर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड और केयरफुली ऑपरेटेड लोकोमोटिव से अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंस के रूप में डैमेज होता है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी रेलेवेंट हो सकती है। लेकिन नेग्लिजेंट मेंटेनेंस को स्टैट्यूट ऑटोमैटिकली एक्सक्यूज नहीं करेगा। वॉगन वर्सेस स्टाफ वेल रेलवे कंपनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का क्लासिक इलस्ट्रेशन है। अब एक रिलेटेड कंसेप्ट समझिए, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ये क्लासिक 8 जनरल डिफेंसेस की लिस्ट से सेपरेट डिस्कस करना बेटर है। Contributory negligence arises where the plaintiff's own lack of reasonable care contributes to the damage suffered. In modern application, it commonly affects the amount of damages rather than automatically destroying the entire claim. Example: ड्राइवर स्पीडिंग कर रहा था, लेकिन इंजर्ड मोटरसाइकिलिस्ट भी हेलमेट नहीं पहने हुए था और अपनी सेफ्टी के लिए रीजनेबल केयर नहीं ले रहा था। कोर्ट फैक्ट्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपोर्शन कर सकती है। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक स्पोर्ट्स क्लब प्रॉपर सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हुए क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करता है। स्पेक्टेटर बाउंड्री के क्लोज डेजिग्नेटेड एरिया में वॉलंटरीली बैठा है। नॉर्मल प्ले के ड्यूरिंग बॉल स्पेक्टेटर को लगती है। पहला क्वेश्चन होगा, क्या स्पेक्टेटर ने स्पोर्ट के ऑर्डिनरी इनहेरेंट रिस्क को वॉलंटरीली एक्सेप्ट किया था? क्वेश्चन: व्हिच डिफेंस में बिकम रेलेवेंट? आंसर: वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया may be considered because a spectator may voluntarily accept ordinary and inherent risks of the sport. However, the defense would not automatically protect the organizer against a separate negligent failure to take reasonable safety precautions. Second problem. Heavy rain normal seasonal rain नहीं, बल्कि completely extraordinary natural event है। Properly maintained structure fail हो जाती है। यहाँ act of God का question arise हो सकता है। Possible defense: act of God, provided the defendant was not negligent and the natural event was truly extraordinary and unavoidable. Third problem. शॉप के अंदर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से सडन फायर स्टार्ट होती है। पर्सन इमरजेंसी में लॉक्ड एडजॉइनिंग रूम का डोर ब्रेक करके फायर एक्सटिंग्विशर लेता है और मेजर फायर प्रिवेंट करता है। यहाँ नेसेसिटी कंसिडर की जा सकती है। पॉसिबल डिफेंस: नेसेसिटी if the action was reasonably required to prevent the greater imminent harm. Quick recap. जनरल डिफेंसेस को सिर्फ नेम्स की लिस्ट के रूप में याद मत कीजिए।
हर डिफेंस के कंडीशंस और लिमिटेशंस को फैक्ट्स के साथ अप्लाई करना जरूरी है। The classic general defenses commonly studied in tort law are: 1. Voluntary non-fit injuria, voluntary acceptance of risk. 2. Plaintiff's own wrongdoing, claim affected by relevant illegality. 3. Inevitable accident, accident not preventable by reasonable care. 4. Act of God, extraordinary and unavoidable natural event. 5. Private defense, reasonable protection of person or property. 6. Mistake, generally not an automatic defense. 7. Necessity, reasonable action to prevent greater imminent harm. 8. Statutory authority, protection for certain inevitable consequences of authorized activity. एक लाइन में रिविजन। Consent means accepted risk. Inevitable accident means reasonable care के बावजूद unavoidable event. Act of God means extraordinary natural event. Private defense means reasonable protective force. Necessity means greater harm prevent करना. Statutory authority means legislature से authorized activity. अब practice challenge. हर प्रॉब्लम में पहले पॉसिबल टोट आइडेंटिफाई कीजिए, फिर अप्रोप्रिएट डिफेंस और उसकी लिमिटेशन अप्लाई कीजिए। Problem 1. During a properly organized boxing match, one boxer suffers an injury from an ordinary punch delivered within the rules. Which general defense is most relevant, and why? Problem 2. A driver maintains his vehicle properly and drives carefully. Without warning, a completely unforeseeable mechanical defect causes an accident despite all reasonable precautions. Which defense might the driver argue? Problem 3. An unprecedented natural cloudburst causes a properly maintained dam system to overflow and damage nearby property. Which defense may become relevant? Problem 4. A person uses reasonable force to stop an attacker, but after the attacker runs away, the person chases him and causes serious additional injury. Can the entire conduct be protected by private defense? Problem 5. A public authority performs an activity expressly authorized by legislation, but its employees carry it out negligently and cause avoidable damage. Can the authority automatically escape liability merely by relying on statutory authority? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त डिफेंस का नाम, एसेंशियल कंडीशंस, फैक्ट्स पार एप्लीकेशन और फाइनल कंक्लूजन जरूर लिखिए। इसी अप्रोच से टोर्ट लॉ के प्रॉब्लम क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। For any problem on general defenses. 1. Identify the alleged tort. 2. Check whether its essential elements are satisfied. 3. Identify the possible defense. 4. State the requirements of that defense. 5. Apply each requirement to the facts. 6. Check exceptions and limitations. 7. Conclude whether liability is excluded, retained, or reduced.